तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में दोस्तों साइंस का, ठीक है, साइंस का पूरा जितना साल है ना, 2015 से 20 साल के बीच में का जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, उसको देखेंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल है। तो आप सभी लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लो, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर उत्तर दीजिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, ये आ गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये 2019 में पूछा जा चुका है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है समय का, ऑप्शन नंबर बी है दूरी का, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश की चाल का, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश की तीव्रता का। तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर उत्तर दीजिए, जरूर उत्तर दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही करना है, किसी भी हालत में करो। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। क्या आप सभी लोग मिलाते भी चलिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो वह दूरी का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा राइट। अब देखिए, ये तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका एक और बन जाता है, कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है जी। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप सभी लोग कमेंट में बताइए, जल्दी से बताइए। तो चलिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए, मीटर में अलग होगा, किलोमीटर में अलग होगा, और पारसेक में भी अलग होगा। ठीक है, देख लीजिए। पहले मीटर में देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 9.6 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर हो जाएगा। अब किलोमीटर में बात कर लेते हैं, तो वही हो जाएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 3 को घट जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 12। ठीक है, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब ये दोनों हो गया मीटर और किलोमीटर में। अब आपको मीटर में जो सही लगे और किलोमीटर में जो सही लगे, आप लोग आंसर मार सकते हो। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन, आता है कि पारसेक। यहीं पे दूरी वाले में ही हम लोग बात कर लेते हैं कि पारसेक, आप लोगों ने पारसेक के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पारसेक किसका मात्रक है? ठीक है, पारसेक किसका मात्रक है? ठीक, तो ये याद रखिएगा, पारसेक किसका मात्रक है दोस्तों? तो वो भी दूरी का मात्रक है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है पारसेक किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। अब यहाँ पे आएगा अगला क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कि एक पारसेक, यानी कि नहीं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना पारसेक होता है? ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक कौन है? याद रखिएगा, सबसे बड़ा मात्रक दूरी का। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे बड़ा मात्रक दूरी का कौन है? तो याद रखना है पारसेक होगा। प्रत्येक मेरा बोली में दोस्तों, यानी कि जो मैं बात बता रहा हूं, उसमें आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से सुनिएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक किसे मानते हैं हम लोग? तो पारसेक को मानते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना पारसेक होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं, और आप लोग कमेंट में उत्तर देते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3.26 पारसेक बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, और सभी प्रीवियस ईयर है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, जो कि 2019 में पूछा गया है, पैरामेडिकल के। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ जी, रॉकेट का सिद्धांत बताना है। ये सभी क्वेश्चन मैं क्लासेज में करवा चुका हूँ, जो चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या होगा आंसर? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ जी, और सही बताना है दोस्तों, क्योंकि गलत बताइएगा तो समझ जाइए कि आपका 5 नंबर गया। कहने का मतलब कि सभी प्रीवियस ईयर है, और आप लोग से एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलत होता है, तो यानी कि आप वो 5 नंबर के हकदार नहीं हैं। ठीक है, तो गलत नहीं करना है, और जहाँ पे गलत होता है उसको हम लोग समझ के याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो रॉकेट जो है दोस्तों, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो न्यूटन के द्वितीय गति नियम पे। देखिए, अब द्वितीय गति नियम क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। जब आ ही गए हैं तो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कहता है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रतिक्रिया होती है, उसे हम लोग न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। और इसको, न्यूटन का द्वितीय नियम को दोस्तों हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाएगा कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आपको तो मैंने बता दिया, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से। ठीक है, यानी कि आपको एग्जाम्पल देकर के मैं साइंस के क्लास में पूरा बताया हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी बता देना, एक स्प्रिंग को आप लोग दीवार में दाबिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग प्रेस करिएगा अंगूठे के सहारे, तो ये तो दब जाएगा। और जब जैसे ही आप लोग यहाँ पर से कम फोर्स को कम करिएगा, तो
स्प्रिंग क्या करेगा, आपके ऊपर बल लगाना चालू करेगा, यानी कि आपको ढकेलेगा। तो होगा ना, आपने क्रिया किया और बाद में उसने प्रतिक्रिया दिया विपरीत दिशा में, यही होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे कहता है ध्वनि गुजर नहीं सकती। देखिए ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया और 2016 में भी, तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं कहीं आपको पूछा भी जा सकता है 2021 में। चलिए ऑप्शन नंबर ए है वायु में, ऑप्शन नंबर बी है जल में, ऑप्शन नंबर सी है स्टील में, ऑप्शन नंबर डी है निर्वात में। तो किस में जो है ध्वनि हम गुजर नहीं सकता है? तो चलिए आप सभी लोग बताइए जल्दी से। तो इसका देख लेते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों, किसमें ध्वनि जो है वो गुजर नहीं सकती, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, निर्वात में। हाँ जी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए जो ध्वनि है दोस्तों वो क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो आपको याद होना चाहिए किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए वायु में कितनी होती है दोस्तों, तो वायु में 332, ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अब बात कर लेते हैं वही जल में दोस्तों, तो जल में कितना होता है, 1500 मीटर प्रति सेकेंड। ये वाला हो जाएगा समुद्री जल में। ठीक है, ये समुद्री जल में, और जो शुद्ध जल होता है उसमें 1435 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 1435 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए अब बात कर लेते हैं यहीं पे स्टील में कितना होता है, इसको भी जान लेते हैं। अब जान ही रहे तो कितना होता है, 5960 मीटर पर सेकेंड होता है। ये किस में, ये होता है स्टील में। और लोहा में अगले बात कर लेते हैं दोस्तों, तो लोहा में कितना होता है, तो इसमें होता है 5130 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इस तरह से आपको पैरामेडिकल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, देख लीजिए आप लोग, लोहा में इतना होता है 5000, स्टील में इतना होता है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, स्टील में। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होगी, तो होगी स्टील में। कितना होगी, तो 5960 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। हाँ जी, तो ये भी 2019 में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है पारद, ऑप्शन नंबर डी है तांबा। हाँ जी, क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ जल्दी से बता दो। सबसे गलनांक है वह कौन सा धातु है दोस्तों कि गलनांक होता है सबसे कम होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पारद। अब देखिए यही क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर गलनांक अवस्था में यानी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए उसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पारद ही हो जाएगा। अब पारद आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, तो पारद यहाँ से मैं बता दूं मरकरी यानी कि Hg यानी कि पारा आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पारा का नाम जरूर सुने होगा, थर्मामीटर में जो रहता है वही चीज़ होता है दोस्तों, वो धातु कहलाता है। ठीक है, धातु। और अधातु में कहेगा, अधातु में, यहाँ पे धातु है, जब अधातु में कहेगा तो आपको याद आना चाहिए क्या होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस अधातु का गलनांक सबसे कम होता है, या निम्नलिखित में से किस अधातु का गलनांक, अधातु की बात कर रहे हैं यहाँ पे, धातु नहीं, क्या अधातु लिख देता हूँ अच्छा से, क्या अधातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ब्रोमीन। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, अधातु में। और ये भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पे आ गए हैं ये ब्रोमीन Hg, जिसको हम लोग पारद यानी Hg कहते हैं, पारा, या इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, मरकरी। ठीक है, मरकरी भी याद रखना, क्योंकि इसको ज़्यादा प्रचलित नाम मरकरी और पारा है। ठीक है, तो देखिए अब इसका गलनांक बात कर लेते हैं। गलनांक की बात हो गई तो कितना गलनांक होता है याद कर लिएगा आप लोग, 38.89 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। ठीक है, इसका गलनांक होता है। और ये दोस्तों जो Hg है यानी कि पारा, ये डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है। ठीक है, ये डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है, और इसका आप लोग परमाणु संख्या जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लो कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था बिहार पैरामेडिकल के साथ 2018 में कि क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम का कितना होता है परमाणु संख्या, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में होमवर्क रहेगा आपके लिए बताना। ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान कितना होता है। अब इसका द्रव्यमान, ये तो हो रहा परमाणु संख्या, इसका द्रव्यमान होता है दोस्तों 200.15
5 होता है, ठीक है, 200.5 इसका द्रव्यमान होता है। तो इस सब को याद रखना है, कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, इस सब आपको तैयारी रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ गया, बायो से लगता है, कहता है शकरकंद किसके समजात होता है। शकरकंद जो होता है वो किसके समजात होता है, ये 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए है अदरक के, ऑप्शन नंबर बी है सलजम के, ऑप्शन नंबर सी आलू के, ऑप्शन नंबर डी है अरबी के। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर उत्तर दीजिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिलाते चलिएगा। देखिए शकरकंद किसके समजात हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान देना, शकरकंद क्या होता है, वो जड़ का भाग है, ठीक है, जड़ का रूपांतरित होता है, ठीक है, जड़े का रूपांतरित स्थान है। तो ये जड़ का एक और होता है जो कि सलजम होता है। यहाँ पे शकरकंद क्या हो जाएगा, ये शकरकंद क्या हो जाएगा, ये सलजम के समरूप होता है, ठीक है, समजात होता है। और यहाँ पे जो आलू, अदरक और अरबी दिख रहा है आपको, ये सभी क्या है, भूमिगत तने में पाए जाने वाला भाग है, ठीक है, इसको हम लोग तना में रखते हैं। अब आप लोग कहिए कि सर ये तो जड़ के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो बायोलॉजी में जो पार्ट है इसको हम लोग जो पढ़ते हैं वो तने के भाग के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इन सबको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, कहता है एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए अब कोई साबुन का बुलबुला है, उसमें हम लोग नेगेटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, ये 2018 में आपका आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए है घटता, ऑप्शन नंबर बी है अपरिवर्तित रहता, ऑप्शन नंबर सी है सूचना अपर्याप्त, ऑप्शन नंबर डी है बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग साबुन के बुलबुला में चार्ज देंगे नेगेटिव चार्ज, तब तो आपको ध्यान होना चाहिए सब क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आप लोग अभी तक से वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक और शेयर तो बनता है, शेयर जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया दोस्तों, कहता है जिंक गर्म व सांद्र H2SO4, ठीक है, 2 यहाँ पे नीचे होना चाहिए लेकिन टाइपिंग के चलते नहीं हो रहा था तो इसीलिए ऊपर में लिख दिया गया है। H2SO4 से अभिक्रिया करके क्या देता है। देखिए अब यहाँ पे कहता है जिंक गर्म अवस्था में यानी कि सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा मतलब कि गैस मुक्त करेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, अभिक्रिया करके क्या देता है और साथ में कौन सा गैस मुक्त होता है, यहाँ पे ये चेंज कर देगा तो आप भी फंसना नहीं है। तो यहाँ पे 2 टाइप से यही क्वेश्चन आपको बन जाएगा, किस गैस से और अभिक्रिया करके क्या देता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, क्या हो जाएगा, H2, और फिर यहाँ पे क्या है SO2, याद रखना SO2, और यहाँ पे क्या है SO3, और यहाँ पे क्या है H2S। तो यहाँ पे सब मैंने ऑप्शन लिख दिया और आप लोग बताना। देखिए चलिए इसको समझ लेते, पहले रिएक्शन को पहले समझना पड़ेगा हमको। जिंक है भैया, जिंक लिख दिया, प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, H2SO4 के साथ H2SO4 लिख दिया। के गो लिख देते हैं, 2 गो लिख देते हैं यहाँ पे, और रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या बनेगा, देखिए जिंक है, क्या करेगा यहाँ पे, क्या करेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, पलट देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnSO4 बना लेगा ही। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस SO2 हो जाएगा और ये मुक्त हो जाएगा, और यहाँ पर से ये क्या बना लेगा, 2H2O, यहाँ से जल बना लेगा। देखिए क्या बनाया, पहले जिंक सल्फाइड बना लिया, फिर उसके बाद जल बना लिया 2 गो। देखिए यहाँ से ZN हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, 2 गो है, यानी हाइड्रोजन 4 गो है, तो 4 गो यहाँ पे तो हाइड्रोजन जल में हो गया, और 2 गो ऑक्सीजन, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 8 गो ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 गो, 2 गो 4 2 6, यहाँ पे 2 गो, 8 गो हो गया, और 2 गो एस था तो 2 गो एस, एगो एस यहाँ पे, एगो एस यहाँ पे, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या मुक्त हो रहा है दोस्तों, ये तो जल हो गया, ये तो जल कोई हमारा तत्व नहीं बना, और यहाँ पे तो ये तो मिक्सचर है, ये तो अलग बात है। जो निकला हम लोगों का वो क्या निकला, देखिए SO2, ठीक है, SO2 जो कि गैस है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, गैस है। तो यहाँ पे आंसर आपको SO2 कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे याद करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको रिएक्शन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 को क्यों लिया था पता है, संतुलित करने के लिए, आप लोग को समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दोस्तों, ये लगता है बायोलॉजी का, कहता है गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं। ये भी 2018 में पूछा गया है, गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फेम्बड़े, ऑप्शन नंबर बी है कसाभिका, ऑप्शन नंबर बी है पच्छामव, और ऑप्शन नंबर डी है पिलाई। हाँ जी, किसके द्वारा करता है दोस्तों, ये बता दीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सभी लोग ऑप्शन नंबर बी बताओ, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी बताना, क्या होगा, राइट आंसर कसाभी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका, देखिए आपको यहाँ पर एक और इसका दूसरा नाम जान लो, क्योंकि यहाँ पे अगर ये नहीं रहेगा, अगर जो मैं बता रहा हूँ ये नाम रहेगा तो आप लोग
डरना नहीं कि मतलब कि सर तो ये बताए थे ये नहीं आया। देखिए फैज़ाज़िला, ठीक है, फैलेज़िला, ठीक है, याद रखना क्या होता है फैलेज़िला। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों फैलेज़िला। यदि आपको फैलेज़िला दिखे तो आप लोग इसको भी मार सकते हो। गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं तो फैलेज़िला या क्या हो जाएगा यहाँ पे कच्छाभिकाएँ, ठीक है, कशाभिकाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम प्रयुक्त होते हैं। हाँ जी, प्रकाश के परावर्तन के नियम किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये 2017 में पूछा गया है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए ऑप्शन नंबर ए है नियमित परावर्तन के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनियमित परावर्तन के लिए या नियमित परावर्तन के लिए या वक्रीय पृष्ठ पर परावर्तन के लिए, या डी कहता है ए और सी दोनों के लिए। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन लगता है 10वां में ही पढ़ना था। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम प्रयुक्त होंगे, ठीक है। परावर्तन के नियम चाहे अपवर्तन के नियम का है तो वो आपको गोलीय पृष्ठ में, देखिए आप लोग पढ़े हुए कि गोलीय दर्पण होता है उसी में सारा काम होता है। चाहे गोलीय दर्पण के होता है, दो गो होता है, एगो उत्तल होता है, एगो अवतल होता है, यही दो गो ना होता है दर्पण, ठीक है, यही दो गो दर्पण होता है, आपको पता होगा। तो ये कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण को हम लोग वक्र पृष्ठ परावर्तन के नाम से जानते हैं। अब परावर्तन हो रहा है तो वक्र पृष्ठे पर ना होगा, यानी वक्र वाला ये आधा वक्र होगा, कर्व जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, वक्र पृष्ठ पर परावर्तन के लिए, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किस पे होगा? वक्र पृष्ठ पर परावर्तन के लिए प्रयुक्त होता है। तो बढ़िया से समझते चलिएगा, क्वेश्चन को छूटना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दुर्बल होता है? ये भी 2017 में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी है HF, ऑप्शन नंबर सी है H2SO4, ऑप्शन नंबर डी है HNO3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? सबसे दुर्बल बल कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि दुर्बल बल आखिरकार होगा क्या। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HF। देखिए अब HF कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो अम्ल है वो क्या होता है। देखिए H जो प्लस होता है, H+, ठीक है, H+ क्या करता है? दान जो करेगा ना उसकी अम्लीय शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इंक्रीज कर देता हूँ क्या? अम्ल, ठीक है, अम्ल क्या हो गया? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और जो लेगा क्या करेगा? लेगा, ठीक है, ग्रहण करेगा, वो उसका क्या होगा दोस्तों? अम्लीय शक्ति घटेगा, अम्ल घटेगा यानी कि क्षार बढ़ेगा। याद रखना, अम्ल घटेगा यानी कि क्षार बढ़ेगा, है ना। तो जो लोग लेगा उसका क्षार बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख लो, मैं एक क्रम बता देता हूँ जिससे मैनुअली क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल ज़्यादा प्रबल है और दुर्बल है। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आता है H2SO4, सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद उससे कम आता है HNO3, फिर उससे कम आता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCl, और सबसे कम आता है क्या होता है इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? HF, ठीक है, ये वाला, इस क्रम के अनुसार, ठीक है, इस क्रम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों? H2SO4। तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा अत्यधिक अम्ल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2SO4, ठीक है, समझ जाइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 आगे कहता है रंध्रों के द्वार कोशिकाओं की संख्या पाई जाती है। हाँ जी, रंध्र में कितने कोशिकाएं पाई जाती है? जो द्वार कोशिकाएं होती है वो कितने कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? आप सभी लोग बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए रंध्र में कैसा होता है, रंध्र को पहले समझ लो। ये कुछ इस प्रकार से होता है, फिगर में बढ़िया से नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, ऐसे करके सीम के आकार का होता है, ठीक है। जो रंध्र होता है दोस्तों वो सीम के आकार होता है, और यही जो सीम का आकार हुआ 1 और ये 2, ये कितना हो गया दोस्तों? 2 जगह, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने द्वार कोशिकाएं होती है? तो 2 कोशिकाएं होती है। जो द्वार की कोशिकाएं होती है वो गुर्दे, या आप लोग कह सकते हो जो सीम का बिया देखो है ना, बीज, उसी के जैसा होता है, ठीक है। और देखिए जो इन कोशिकाएं हो जाएगा, यानी कि द्वार कोशिकाएं, उसके अंदर वाली जो परत होती है, इसके भीतरी परत होती है, वो क्या होती है? मोटी होती है, और जो बाहर में परत होती है वो क्या होती है? पतली होती है। याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि द्वार कोशिकाएं की भीतरी परत कैसी होती है, तो आपको याद होना चाहिए मोटी और बाहरी पतली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 2016 में पूछा गया है।
कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 2.5 गुने 10 के पावर माइनस 10 के पावर प्लस 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है दोस्तों, याद होना चाहिए। पहले प्रकाश की चाल देख ले, चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल दोस्तों कितना होता है? तो वो होता है 2 लाख मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। अब यहाँ पे खाली क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, इस तरह से केवल प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, तो ये याद होना चाहिए। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होती है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये होता है मीटर में। अगर किलोमीटर में पूछ दे तब कैसे होगा जी? तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा किलोमीटर में। मीटर में तो कुछ नहीं करना है, 3 को घटा देना है। यदि मीटर को हम लोग किलोमीटर में बना रहे हैं तो 3 को घटा देंगे। यदि मीटर को अगर किलोमीटर में बना रहे हैं, देखो मीटर को किलोमीटर में बना रहे हैं तो गुना करेंगे, और किलोमीटर को यदि मीटर में बना रहे हैं तो क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, याद हो गया? उल्टा कर दिया क्या यार? हाँ, मीटर को क्या करेंगे? देखो इसको किलोमीटर में बनाना है, 3 घटा दिए, और इसको यदि मीटर में बनाना है 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना? 5 3 8 है, इसमें से 3 घट जाएगा 5। ठीक है, समझ गए? ये तो आप लोग जानते हो यार मीटर को किलोमीटर में कैसे बनाया जाता है, इसको छोड़ो। अब देखो, अब जो कांच होता है, कांच का जो यहाँ पे देख देता हूँ कांच, ठीक है, यहाँ पे कांच की चाल हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल। तो जो प्रकाश की चाल होती है ना, इसकी चाल अगर इसमें 1.5 गुना, इसमें यदि 1.5 गुना मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्रकाश की चाल में, तो ये कांच की चाल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझना, कांच की चाल में यदि हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्रकाश की चाल के बराबर हो जाता है। यही होता है, यानी कि प्रकाश की चाल से कांच की चाल 1.5 गुना कम होती है। ठीक है, समझ जाना, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न न्यूमेरिकल टाइप से है, तो इसको भी बहुत जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। एक तत्व x की द्रव्यमान संख्या 37 है और उसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, तो उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया 2016 में। ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 37, और डी वाला नेक्स्ट पेज में है, कहता है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यहीं पे आंसर देख लेते हैं। देखिए आपको इतना तो पता होगा, P + N बराबर क्या होता है? मास होता है। ठीक है, मास होता है, यानी कि हम लोग यहाँ से शॉर्ट में m लिख सकते हैं। अब P जहाँ प्रोटॉन की संख्या, और आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, P = E = Z, यानी कि पेज, और पेज यानी P से प्रोटॉन की संख्या, E से इलेक्ट्रॉन की संख्या, Z मतलब परमाणु संख्या, तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर से हम लोग प्रोटॉन यदि निकाल लेते हैं तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही परमाणु संख्या होगा। तो यहाँ पर से देखो P निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? N को ऊपर भेजेंगे, तो यानी M - N कर दो। द्रव्यमान में से यदि न्यूट्रॉन को घटा देते हैं तो हमको क्या निकल जाएगा? P निकल जाएगा, और P को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन कहेंगे। देखिए द्रव्यमान कितना है भैया? 37 है, और ये न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 20 है। 37 - 20 कितना हो जाएगा? 17 हमारे पास क्या आ गया? प्रोटॉन आ गया। अब प्रोटॉन मिल गया तो 17 हमारा इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 17 हो जाएगा, और जो परमाणु संख्या हो जाएगा वो भी 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए 17 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को बनाना इस सब क्वेश्चन को। चलिए अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है थायरोक्सिन स्रावित होता है। हाँ जी, जो थायरोक्सिन होता है हार्मोन, वो किस चीज़ से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड से, ऑप्शन नंबर बी है वृषण से, ऑप्शन नंबर सी है अधिविक्र से, ऑप्शन नंबर डी है पीयूष ग्रंथि से। तो ये सब आंसर बताइए, इसका आंसर जल्दी से। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड से। थायराइड ग्रंथि से क्या होता है? थायरोक्सिन स्रावित होता है। और दोस्तों थायरोक्सिन एक आयोडीन युक्त अमीन, ठीक है, थायरोक्सिन जो है वो क्या है? आयोडीन युक्त हार्मोन है, ये याद रखना। ठीक है, और ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये टायरोसिन अमीनो अम्ल के द्वारा उत्पन्न होता है। याद रखना, अगर पूछ दे कि थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वह किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा टायरोसिन। ठीक है, याद रखो क्या हो जाएगा? टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन किससे? टायरोसिन अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से। ठीक है, अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न होता है, याद रखना। चलिए,
और जो टायरोक्सिन ग्रंथि को हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो थायराइड होता है, थायराइड को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, एक और नाम होता है इसका अबटू, ठीक है। अबटू है, यदि कहूँ लिखा रहे तो आप लोग अबटू को भी मार सकते हो। थायरोक्सिन स्रावित कहाँ से होता है, तो अबटू से भी होता है, ये याद रखना। और सबसे बड़ी स्रावित ग्रंथि, सबसे बड़ी स्रावित ग्रंथि इसे ही कहा जाता है, ठीक है, थायराइड को ही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 15, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र, ये 2015 में पूछा गया है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर ए MgO, ऑप्शन नंबर बी है MgOH2, ऑप्शन नंबर सी है Cu2O और ऑप्शन नंबर डी है HgBr। ये पूछ रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आंसर देखते हैं सभी लोग, मैं उत्तर बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो उसका सूत्र क्या होता है, MgOH2, ठीक है। इसको हम लोग हाइड्रा पढ़ते हैं, ये दो है तो डाई हाइड्रा कहेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अब इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों नाम रखा गया भैया, देखो यहाँ से आपको इसको पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा। मिल्क यानी कि दूध, तो देखिए जब इसे हम लोग जल में घोलते हैं, MgOH2 को जल में घोलते हैं, ये तो एकदम दूध के जैसा दिखने लगता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम पढ़ते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, तो दोस्तों पेट में जो अम्ल बढ़ जाता है उसको दूर करने के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आ गया है, लास्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यदि DNA में थायमीन की प्रतिशत 20% है, ठीक है, थायमीन की प्रतिशत कितना है, 20 है, तो गुआनिन की प्रतिशत कितना होगा, ये 2020 में पूछा गया है। देखिए ये DNA RNA से है, ये 12th क्लास का भी आप लोग पढ़े होंगे सारा दोस्तों, आपको कोई हार्ड बेसिस नहीं है, ओनली फॉर 11th 12th और 10th का है। यही दो क्वेश्चन, यही दो, तो ये 2-3 आता है, 10th का आता है, फिर यहाँ से 11th का आता है, फिर यहाँ से 12th का भी आता है, ये तीनों मिक्स करके आपको आता है। तो चलिए इसका देख लेते हैं, NCERT आपको बेसिक है, NCERT पढ़िएगा सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि एक RNA में थायमीन की प्रतिशत संख्या 20 है, तो देखिए DNA में कौन कौन सा पहले होता है इसको जान लो। DNA में क्या होता है, एडीनिन होता है, ये याद होना चाहिए, एडीनिन होता है, 4 गो होता है, याद रखना, एडीनिन, गुआनिन यहाँ पे है, थायमीन है, और एक और बच्चा यहाँ पे साइटोसाइन, ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा, साइटोसाइन, ठीक है, साइटोसाइन, ये 2 गो और 2 गो यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे एक थायमीन दिया हुआ है 20%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिनिन भी 20%, ये दोनों हमेशा 20% हो जाएगा। याद रखना ये थायमीन 20% है, तो जो नेक्स्ट वाला होगा इसी के साथ चलने वाला वो क्या हो जाएगा, 20%, और टोटल कितना होता है आपको हमेशा परसेंटेज 100 का होता है, तो यहाँ पर 20% और इसके साथ में जो चलने वाला है वो भी 20%, तो 20 कितना हो गया, 40%। 40% में दोस्तों गुआनिन पूछ रहा है, तो जो गुआनिन होगा वही आपका साइटोसाइन भी हो जाएगा, ठीक है। थायमीन और क्या हो जाएगा, एडिनिन, ये दोनों साथ चलते हैं, यानी कि इसका 20%, वो भी 20%, यानी कि 20 40%, और 100 - 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60% क्या होगा, वो गुआनिन का भी होगा और साइटोसाइन का भी होगा, दोनों का होगा। अगर यहाँ पे साइटोसाइन भी पूछ देता तो आप लोग को 60 मारना रहता, और गुआनिन पूछा है तो वो भी 60 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा, तो समझ में आएगा तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।